नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलते हैं दुनिया की सबसे मशहूर नदी प्रणालियों में से एक के उद्गम की तरफ। आज हम पवित्र गंगा और उसके आसपास के इस विशाल मैदान के बनने की आश्चर्यजनक कहानी को समझेंगे। ये सिर्फ एक नदी की बात नहीं है, ये धरती की सबसे विशाल आकृतियों में से एक के निर्माण की सच्ची कहानी है। हम सबने बचपन में राजा भागीरथ की प्राचीन कथा तो जरूर सुनी होगी, है ना? कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय से गंगा को मैदानों तक लाने के लिए एक असाधारण प्रयास किया था। इस दिव्य चमत्कार को हम आज भी भागीरथ प्रयत्न कहते हैं। आज भी कोई असंभव सा काम हो तो हम इसी कथा का उदाहरण देते हैं। लेकिन क्या इस पूरे सिस्टम के पीछे बस यही एक मिथ है? तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। क्या हिमालय से इन मैदानों तक इस नदी का बहाव वाकई किसी प्राचीन मानव निर्मित सिविल इंजीनियरिंग का हिस्सा था, जैसा कि लोग सोचते हैं? या फिर धरती के भीतर छिपी ऐसी विशालकाय शक्तियां इसके पीछे थीं जिन्होंने इस पूरे भूभाग को ही आकार दे दिया? आइए उन जियोलॉजिकल फैक्ट्स को खंगालते हैं जो इस घाटी के बनने की असली सच्चाई बताते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, महाद्वीपों का टकराव। अब देखिए, गंगा के मैदानों की असली शुरुआत किसी इंसान ने नहीं की थी। ये शुरू हुआ था लाखों साल पहले, इयोसीन युग में, जब भारतीय और एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में बुरी तरह टकराई थीं। और इस टकराव से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल संरचना बनी, जिसे हम फोरलैंड बेसिन कहते हैं। होता क्या है कि जब भारतीय प्लेट एशियन प्लेट के नीचे धंसने लगी, तो इस जबरदस्त दबाव से धरती की सतह यानी लिथोस्फेयर नीचे की तरफ दबकर झुक गई। इस बेंडिंग की वजह से पहाड़ों के ठीक आगे एक बेहद बड़ा और गहरा गर्त यानी डिप्रेशन बन गया। ये गर्त ही वो फाउंडेशन था जिस पर आगे चलकर हमारा आधुनिक गंगा का मैदान बसने वाला था। यहाँ आप इस बात को और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। थ्रस्टफोर्ड लोडिंग की इस प्रक्रिया में देखिए कि कैसे पहाड़ों के लगातार बढ़ते भार ने चट्टान को लाखों वर्षों तक नीचे की तरफ दबाए रखा। इस मैसिव प्रेशर ने एक गहरा असमान गर्त तैयार कर दिया जो बिल्कुल तैयार था अगले चरण के लिए। और अगर इन बेसमेंट डेप्थ कॉन्टूर्स को ध्यान से देखें तो एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। शिवालिक पहाड़ियों के पास जो सॉलिड बेडरॉक है ना, वो दरअसल कई किलोमीटर गहरा है। बेसिकली इन टकराती प्लेटों ने आने वाले पानी और मिट्टी के लिए पहले से ही एक जाइगेंटिक कंटेनर या कहें कि एक विशाल डब्बा तैयार कर दिया था। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पड़ाव पर, इस विशाल फोरलैंड बेसिन की तरफ। 2.5 लाख, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये हमारे आधुनिक गंगा मैदान का क्षेत्रफल है। पता है ये कितना बड़ा है? इसमें पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम आराम से फिट हो सकता है। ये पश्चिम में अरावली डेली रिज से लेकर पूरब में राजमहल हिल्स तक पूरे 1,000 किलोमीटर तक फैला हुआ एक सच में बहुत विशाल इलाका है। जब इस विशाल गर्त में धीरे धीरे तलछट यानी मिट्टी, कंकड़ और पत्थर गिरे, तो ये पूरा हिस्सा 4 अलग अलग जोन्स में बंट गया। इन नक्शों में आप उन 4 हिस्सों की झलक देख सकते हैं। हिमालय के ठीक नीचे आता है कंकड़ और पत्थरों से भरा हुआ भाभर क्षेत्र। उसके ठीक आगे दलदली और नम तराई, बीच में विशाल सेंट्रल अलूवियल प्लेन और एकदम दक्षिण की तरफ मार्जिनल अलूवियल प्लेन। हर हिस्से का अपना एक बिल्कुल अलग और स्पष्ट भौगोलिक कैरेक्टर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, मेगाफैन्स और उनका मिट्टी जमा करने का तरीका। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये विशाल खड्डा भरा कैसे? हिमालय से निकलने वाली नदियों ने ना एक मैसिव कन्वेयर बेल्ट का काम किया। इसे समझने के लिए हमें मेगाफैन कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। मेगाफैन्स बड़े पैमाने पर बने अलूवियल फैन्स होते हैं। कोसी और गंडक जैसी नदियां जब हिमालय से निकलकर मैदानों में आती थीं, तो वो किसी एक सीधी लाइन में नहीं बहती थीं। पानी और मिट्टी का भार इतना ज्यादा होता था कि नदियां एक खुले हुए वाटर होस पाइप की तरह इधर-उधर तेजी से घूमती थीं और अपने आगे मिट्टी और मलबे का एक पंखे के आकार का विशाल ढेर जमा कर देती थीं। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि आप इन आकृतियों को एक्सप्लिसिटली देख सकते हैं। ये दर्शाती हैं कि कैसे इन अलग-अलग मेगाफैन्स ने आपस में जुड़कर एक जायंट पजल की तरह इस आधुनिक मैदान को पीस बाय पीस बनाया। ये सिर्फ बहती हुई नदियां नहीं थीं, ये लगातार दिशा बदलने वाले नेचुरल कंस्ट्रक्शन इंजिन्स थे, जिन्होंने हजारों सालों तक मटेरियल जमा करके इन प्लेन्स को खड़ा किया। तो अगर हम एक तरफ मानव द्वारा नदियों का रास्ता बनाने की प्राचीन कथाओं को देखें और दूसरी तरफ इस साइंटिफिक सच्चाई को, तो क्लियर होता है कि धरती का धंसना लगातार जारी था।
और इस गर्त को भरने के लिए हिमालय से आने वाला बेहिसाब मिट्टी और पत्थर का भंडार एक एंडलेस सेडिमेंट ओवर सप्लाई की तरह इस पूरे बेसिन को लगातार ओवरफिल कर रहा था। अध्याय 4 जलवायु परिवर्तन की भूमिका यानी प्रकृति का मूर्तिकरण। देखिए, टेक्टोनिक प्लेटों ने भले ही कॉन्टिनेंट्स बनाया हो और नदियों ने उसमें मिट्टी भरी हो, लेकिन इस नदी के रास्ते का असली मूर्तिकार, असली स्कल्पचर जलवायु परिवर्तन ही था। इस टाइमलाइन को देखिए, लगभग 1,28,000 साल पहले लेट प्लास्टोसीन युग के बदलाव शुरू हुए। 33 से 25,000 साल के बीच एक बेहद ह्यूमिड यानी नमी और बारिश वाला दौर था। फिर लगभग 10,000 साल पहले होलोसीन युग में बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर बढ़ गया। इन्हीं ठंडे, गर्म, सूखे और नम साइकिल्स ने इस बड़ी नदी को पूरी तरह कंट्रोल किया। यहाँ इस ग्राफिक को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। जलवायु के इन कर्व्स और गंगा के मैदान की इन स्थलाकृतियों के बनने के समय के बीच एक बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। नदियों द्वारा बनाए गए जियोमॉर्फिक सर्फेसेस दरअसल इन्हीं क्लाइमेटिक बदलावों की वजह से अपना आकार ले रही थीं। इस एडजस्टमेंट के मैकेनिक्स को हम इन 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हिमयुग यानी आइस से जाता है तो समुद्र का लेवल गिर जाता है, जिससे नदी की ढलान तेज हो जाती है और वो धरती को गहराई तक काटने लगती है। फिर जब बर्फ पिघलती है तो सी लेवल वापस ऊपर आता है। तब नदी शांत हो जाती है और अपनी ढलान खोकर मिट्टी को घाटियों में जल्दी जल्दी गिराकर उन्हें भरने लगती है। जरा पीछे हटकर सोचिए, हजारों मील दूर बैठे आइस कैप्स इस विशाल नदी के आकार को फिजिकली कंट्रोल कर रहे थे। है ना हैरानगेज? होलोसीन के इतिहास पर अगर थोड़ा और गौर करें तो एक और दिलचस्प चीज मिलती है। धीरे धीरे बढ़ते सूखेपन यानी एरिडिटी ने पानी के लगातार चक्रों को ही कम कर दिया। जो नदियां कभी अपने उफान पर थीं वो लिटरली सूखने लगी और पीछे छूट गई सिर्फ लंबी अलग थलग लीनियर झीलें, जिन्हें यहां ब्यूटीफुली दर्शाया गया है। तो इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों को एक साथ जोड़ने पर एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। असली भागीरथ प्रयत्न किसी मानवीय कोशिश से कहीं आगे की बात है। ये धरती का अपना लाखों सालों से चल रहा एक बेहद आश्चर्यजनक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स और बदलते हुए जलवायु चक्रों ने लगातार एक साथ मिलकर काम किया है। मैं कहूंगा कि ये फैक्ट्स उन प्राचीन कथाओं से भी कहीं ज्यादा माइंड ब्लोइंग हैं। आज ये विशाल मैदान करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है, लेकिन इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचना होगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, ग्लोबल क्लाइमेट एक बार फिर से तेजी से बदल रहा है। तो आने वाले समय में हमारी धरती इस शानदार गंगा मैदान को आगे कैसे रीडिजाइन करेगी और उसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा, ये डेफिनेटली विचार करने योग्य विषय है। आपका इस बारे में क्या सोचना है?